आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में वेलोसिटी और स्पीड कवर हो चुका है, उससे भी पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, और आज हम लोग एक्सेलरेशन देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ ग्राफ्स के बारे में हम लोग समझेंगे। ऐसे तो स्पीड और वेलोसिटी के साथ साथ हम ग्राफ भी कवर करते चले हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन का भी ग्राफ इसमें हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे इसमें। ठीक है, लेकिन फाइनली और भी कुछ ग्राफ बच जाएगा जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे और उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अब आज हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। जैसे कि स्पीड और वेलोसिटी हम लोग पढ़े थे, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड जो टर्म है या फिर वेलोसिटी जो टर्म है क्यों इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी थी? एक्चुअल में डिस्टेंस जो है ट्रैवल हो ही रहा है, यानी कि हर बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ वो तो मेजर कर ही पा रहे थे, फिर वेलोसिटी और स्पीड का टर्म क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा? अब वहाँ पर आ जाता है टाइम का रोल, यानी कि अलग अलग बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उतना ही, लेकिन वो कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, यानी कि उसके डिस्टेंस चेंज होने के या फिर डिस्प्लेसमेंट चेंज होने का रेट क्या है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस चेंज करने का या फिर डिस्प्लेसमेंट चेंज करने का क्या रेट है। तो इसलिए अब वहाँ पर हमें स्पीड और वेलोसिटी लाना पड़ा था। उसी तरीके से क्या हमेशा स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा? हमेशा स्पीड और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता, ठीक है, तो किसी किसी कंडीशन में रहता है, लेकिन डेली लाइफ में या फिर रेगुलर लाइफ में हमेशा कभी ये नहीं देखने को मिलता है कि हमेशा कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ठीक है, वो हमेशा उसका कभी स्पीड चेंज करता है या फिर रेस्ट में आता है, फिर चेंज करता है। कुछ देर के लिए हो सकता है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, लेकिन वो हमेशा नहीं चल सकता है। ठीक है, यानी कि उसका वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है। पिछले हम लोग वीडियो में समझे थे कि जो वेलोसिटी चेंज करता है उसे हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो जब ये वेलोसिटी चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो अब इसके लिए भी एक टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ा, वो है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट चेंज करने के रेट को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोले? वेलोसिटी बोले। उसी तरीके से वेलोसिटी के टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा वेलोसिटी कितना बदला है, यानी कि पहले कितना था अब कितना हुआ है। ठीक है, और दोनों ये चेंज होने में समय लगा कितना। अगर हम चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम करते हैं तो वो हमारा हो जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का अगर हमको डिफिनेशन लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? इसको अगर डिफाइन करना होगा तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, एक्सेलरेशन is the rate of change of velocity with respect to time। ठीक है, तो इससे हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे एग्जांपल से समझते हैं? जैसे कि ट्रेन जो है स्टेशन पर रुकती है तो उस वक्त उसका वेलोसिटी 0 होता है। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे अब वो मोशन में आती है तो एकदम जो ही रेस्ट से तुरंत अभी मोशन में आती है तो उसका वेलोसिटी बहुत थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। 0 से कुछ तो बढ़ के हुआ, फिर उसके बाद और उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है और करता है। उसके बाद वो कुछ देर बाद वो अपने टॉप लिमिट पे पहुंच जाती है, यानी कि उसके स्पीड जितना मतलब मैक्सिमम लिमिट है उसका ट्रेन का चलने का, उस लिमिट तक पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ वेलोसिटी का चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अभी जो अगर हम इनिशियल मानते हैं स्टेशन को अगर हम इनिशियल स्टेज उसका मानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, तो उस वक्त उसका वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। और मान के चलते हैं कि उसका टॉप स्पीड 80 किलोमीटर है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो क्या होगा? इसका इनिशियल 0 और फाइनल 80, और ये 0 से 80 तक पहुंचने में उसको समय कितना लगा? ठीक है, अब कितने देर तक 80 के स्पीड से चल रहा है उससे हमको कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब यानी कि 0 से वो स्पीड अप करने चालू किया, यानी कि 0 से 10 पहुंचा, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करते करते अब जो ही 80 पहुंचा उस वक्त को हम टाइम को मेजर कर लेंगे, यानी कि 0 से एकदम एग्जैक्टली 80 तक कब पहुंचा। ठीक है, उस टाइम को हम मेजर करेंगे और फाइनल माइनस इनिशियल उसको टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाता है एक्सेलरेशन।
ठीक है। वैसे ही हर चीज़ में हो सकता है, जहाँ पर वेलोसिटी वेरिएबल होगा वहाँ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी वैरी नहीं करता है तो एक्सेलरेशन वहाँ पे 0 होगा। जैसे कि ऐसे अगर हम समझते हैं कि जो ट्रेन है अपना, इसी एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू करते हुए समझते हैं कि अगर ट्रेन अपने टॉप स्पीड को रीच कर गई है तो कुछ दूर तक, जब तक कोई रीजन ना आए या फिर नेक्स्ट स्टॉपेज ना आने वाला हो, ठीक है, तो उसके बीच में क्या ट्रेन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी। यानी कि मान के चलते हैं कि वो अपने टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर को अचीव कर चुकी है, ठीक है। जब वो अपने 80 किलोमीटर पर आवर को अचीव कर चुकी है और कुछ देर तक मान के चलते हैं कि आधे 1 घंटे तक, ठीक है, वो उसी स्पीड से चल रही है, तो उतने देर तक एक्सेलरेशन क्या हुआ? 0 हुआ, ठीक है। कैसे 0 हुआ? क्योंकि अभी भी 80 किलोमीटर पर आवर है, टाइम बीतता जा रहा, लेकिन अभी भी ट्रेन जो है 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही चल रही है, उसके वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। यानी कि उस देर में, उतने इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा वेलोसिटी क्या होगा? एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा, ठीक है। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी वैरी कर ही नहीं रहा है तो फिर वहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा। तो एक्सेलरेशन क्यों 0 होगा वो भी हम लोग समझते हैं और कैसे, ठीक है। यानी कि अगर एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला लिखना होगा तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। यही हमारा एक्सेलरेशन निकालने का हुआ, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको और भी एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे हम चेंज इन टाइम, यानी कि इसे हम t2 माइनस t1 लिख सकते हैं, ठीक है। t2 माइनस t1 हम लिख सकते हैं, तब हमें मालूम चलेगा कि कितने देर में ये हुआ है, ठीक है। क्योंकि टाइम तो हमेशा चलता रहता है, उसका जिस वक्त वेलोसिटी u है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वक्त से हम टाइम काउंट करने स्टार्ट करते हैं तो वो t1 होता है, और उस जगह का वेलोसिटी, उस वक्त का वेलोसिटी वो क्या होता है? u होता है, ठीक है। जब फाइनल वेलोसिटी पहुंचेगा तो उस वक्त जितना टाइम हो रहा है उस टाइम को हम लोग t2 कहते हैं, ठीक है। और उस वक्त का जो वेलोसिटी होता है उसे हम लोग फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट किया जाता है, ठीक। तो एक टाइम लाइन पर हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारा 0 मीटर, ठीक है, 0 मीटर हुआ। फिर स्पीड को ही हम लोग देख लेते हैं। एक टेबल ही बनाकर हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं कि स्टॉपेज है, ट्रेन के लिए स्टॉपेज है 10:00 AM पे उसका वेलोसिटी कितना रहता है? 0 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हम जो भी स्पीड रखेंगे हम क्या किलोमीटर पर आवर में रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे होता क्या है कि 10 ले लेते हैं, ठीक है। उसके 10 मिनट बाद इसका वेलोसिटी, मान के चलते हैं धीरे धीरे उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, 10 मिनट के बाद उसका वेलोसिटी हो जाता है कितना? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर उसके 10 मिनट बाद उसका वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके 10 मिनट बाद उसका वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, और उसके 10 मिनट बाद 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर हमें फाइंड करना होगा एक्सेलरेशन, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए उसमें टाइम दिया रहता है, कितने से कितने बीच में हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। नहीं तो अगर टोटल फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ से अगर पूरा हम फाइंड करना चाहते हैं फिर भी हम कर सकते हैं। केवल हम चाहे तो स्टॉपेज से लेकर 10:30 तक मेजर करना चाहें फिर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन को उस पर कोई मतलब नहीं है। तो जब यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो इस वक्त ये जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी के वक्त जो टाइम हो रहा होता है उसे हम लोग बोलते हैं t1, ठीक है। कोई दिक्कत? अब हम फाइनल वेलोसिटी, हम किसको देखिए, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से दे रहा है, क्योंकि फाइनल और इनिशियल किसी का भी फिक्स नहीं होता है, टाइम टू टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। तो अभी हम मानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है? 60, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है। तो यानी कि ये जो टाइम होगा फाइनल वेलोसिटी के वक्त जो टाइम हो रहा होता है उसे हम लोग t2 कहते हैं।
तो अगर हमें इतने समय के बीच में एक्सेलरेशन निकालना है तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और टाइम इसको कितने लगा, यानी कि 30 मिनट लगा। और 30 मिनट यानी कि इसको 0 से 60 किलोमीटर पहुंचने में इसको कितना समय लग गया, 30 मिनट्स लग गया। टाइम से हम डिवाइड करेंगे तो टाइम हम किस में, आवर में, क्योंकि ये सारा स्पीड है आर में, तो इसको भी हम लोग आर में पुट करेंगे, ठीक है। तो 30 मिनट यानी कि हाफ एन आवर, 1/2 आवर हम पुट करेंगे। तो एक्सेलरेशन इसका कितना हुआ, इससे 60 माइनस 0, 60 इंटू 2/1, यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन ये हुआ। अगर हम एक्सेलरेशन इतने केवल 20 मिनट तक ही हम लेते हैं तो फाइनल मेरे इनिशियल मेरे लिए 0 होता, फाइनल मेरे लिए 40 होता है, ठीक है। और T1 यहाँ पर 10 AM होता और T2 हमारा 10-20 AM होता है, ठीक है। तो फाइनल और इनिशियल के हिसाब से डिपेंड करता है मेरा T1 T2 क्या होगा। अब देख लेते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट या फिर सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि एक्सेलरेशन जब हम फाइंड कर रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी जो होता है, ऐसा नहीं है कुछ जो चेंज इन वेलोसिटी होगा, अगर यहाँ पर हम इसे डेल वी बाई डेल टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कभी भी सेम क्वांटिटी को, हमें तो मालूम ही है कि सेम क्वांटिटी को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। क्या प्लस या माइनस करते हैं तो उसके क्वांटिटी में कोई बदलाव आता है। जैसे 10 मीटर प्लस हम 50 मीटर करते हैं तो 60 मीटर ही आता है, यानी कि यूनिट वही रहता है। तो इसलिए वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर, ऐसा यूनिट में मीटर पर सेकेंड, और नीचे वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, ठीक है। तो ये सेकेंड नीचे आ जाता है, इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर इसे हम, ये तो हो गया इसका एसआई यूनिट। अगर सीजीएस यूनिट में हम लिखना चाहें तो सीजीएस यूनिट में भी टाइम का सेकंड ही होता है, लेकिन केवल मीटर का बदल जाता है, वो हो जाता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमेशा हमको ध्यान देना कि अगर सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट पे अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी केवल होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है, वेलोसिटी कहें या फिर स्पीड, दोनों का यूनिट सेम होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन ही है जिसका कि यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम यूनिट से भी समझ सकते हैं कि ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में दिया रहता है और हमें मालूम ही नहीं चलता है कि स्पीड, कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्यों एक्सेलरेशन दिया है या वेलोसिटी दिया है। तो हम यूनिट से भी पकड़ सकते हैं कि एक्सेलरेशन है कि वेलोसिटी है, ठीक है। अगर उसके यूनिट के टाइम के यूनिट के साथ अगर स्क्वायर लगा हुआ है तब वो हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्चुअल में एक और टर्म है, वो है एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन एक्चुअल में ये जो हम लोग एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं वो एवरेज ही एक्सेलरेशन है। ये जो हम फॉर्मूला लिखे हैं वो एवरेज एक्सेलरेशन का ही है। लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन इसलिए दिया जाता है कि एक टर्म और आता है, वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जस्ट उसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है एवरेज, ठीक है। कैसे कि एवरेज कभी भी जो होता है एक लंबे टाइम के लिए, एवरेज अगर एक्सेलरेशन हमें निकालना है तो लंबे टाइम के लिए लेता है, ठीक है, कि कितना एक्सेलरेशन हुआ है। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है उस वक्त के लिए, यानी कि उस वक्त किसी चीज़ का वेलोसिटी जो है बार बार चेंज कर रहा है, तो एट दैट इंस्टेंट उसका वेलोसिटी यानी कि उसका एक्सेलरेशन कितना है, उस वक्त उसका वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है, वो होता है उसका इंस्टेंटेनियस। लेकिन एवरेज में क्या होता है, पूरे टाइम को मेजर करता है, ठीक है। पूरे टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज आया है। हो सकता है उसके बीच में, यानी कि अगर ये टाइम ले रहा है आधे घंटे के बीच में, हो सकता है कि शुरू में एकदम थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हो और लास्ट में बहुत तेजी से चेंज कर गया हो, ठीक है। तो जो अभी हम पता कर रहे हैं कि शुरू में धीरे धीरे वेलोसिटी चेंज कर रहा और बाद में तेजी से हो गया, तो ये हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से पता, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है वो क्या बताता है, वो हर वक्त का बताता है कि यानी कि इस टाइम में कितना एक्सेलरेशन हुआ, इस टाइम में, इस टाइम में, ठीक है। वो हर एक इंस्टेंट, ये किसी टाइम इंटरवल के लिए नहीं होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है किसी टाइम इंटरवल के लिए नहीं होता। अगर किसी टाइम इंटरवल में हम निकाल दें तो हो जाता है एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। और किसी एक टाइम का हम निकालें तो वो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक्चुअल में एवरेज एक्सेलरेशन भी जो नॉर्मल हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं उसका भी फॉर्मूला यही है कि किसी
टाइम इंटरवल के बीच में, यानी कि 2 टाइम इंटरवल के बीच में, ठीक है, उसके वेलोसिटी में कितना चेंज आता है, वही हमारा एवरेज एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन इससे अलग नहीं है, इसका भी फार्मूला वही होता है, लेकिन इसको हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन AVG लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी v माइनस यू बाई T2 माइनस T1 ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ इसका यूनिट लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप समझते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, जो एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझे वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में हम लोग पढ़े ही थे। तो वेलोसिटी जो है स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, तो एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी ही आ जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके डायरेक्शन को हम लोग देखते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसे मायने रखता है। इसको हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल से, कि एक हम कुछ ऐसा स्लोप ले लेते हैं और इधर एक और स्लोप ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम बॉल को छोड़ते हैं और यहाँ तक आता है। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर छोड़ते वक्त इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ ले लेते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सॉरी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ आते आते तक इसका वेलोसिटी हो जाता है कुछ 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 16 मीटर पर सेकेंड, और ये जो काम होता है वो कितने देर में होता है, मान के चलते हैं 4 सेकेंड में, यानी कि टाइम जो लगता है इसको 4 सेकेंड लगता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यानी कि यहाँ से बॉल को अगर हम छोड़ें तो पहले से उसमें वेलोसिटी कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड, इतने वेलोसिटी से यहाँ इतने वेलोसिटी तक पहुँच चुका है। लेकिन यही जब आकर यहाँ पर, यानी कि यहाँ से जब इस बॉल को हम प्रोजेक्ट करते ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं, कितने से, 16 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और यहाँ आते तक वही वेलोसिटी हो जाता है, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इसमें भी उतना ही लगता है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो यहाँ अगर हम एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करें, ठीक, तो अगर यहाँ से हम छोड़ते हैं इस बॉल को, यहाँ से हम छोड़ रहे हैं, तो जो समय के हिसाब से पहले होता है वो उसका इनिशियल वेलोसिटी कहलाता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हो, क्योंकि इसके बाद ये वेलोसिटी रीच किया होगा ना, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं ना कि ये वेलोसिटी इससे पहले ये रीच हो गया हो, नहीं, ये पहले है और ये बाद में ये वेलोसिटी रीच किया है, यानी कि ये इसी को हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहेंगे और ये इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल कितना हो गया हमारा 16 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड लगा, नहीं कि यहाँ से यहाँ तक आने में हमें 4 सेकेंड लगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 14 बाई 4, यानी कि 3.5। ठीक है, 3.5 इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये क्या रहा है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेम कंडीशन है यहाँ पर भी, एकदम एग्जैक्टली सेम कंडीशन है। ठीक है, अगर इस कंडीशन में हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो क्या होगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। कभी कभी फॉर्मूला वही है, कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि जो ज़्यादा वेलोसिटी होता है उसे ही हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, जो समय के हिसाब से बाद में हो। ठीक है, अगर समय के हिसाब से जो चीज़ बाद में होता है उसे हम लोग फाइनल कहते हैं, और समय के रिस्पेक्ट में जो पहले होता है उसे हम लोग इनिशियल कहते हैं। तो जो पहले हो रहा है, यानी कि ये पहले हो रहा है, ठीक है, 16 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद घट के ना 2 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचा है, यानी कि पहले तो इसका वेलोसिटी ये था, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 16 कहलाएगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 16 कहलाएगा, तो हम यहाँ पर v और फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 2 मीटर, तो v के जगह पर हम 2 पुट करेंगे और u के जगह पर हम यहाँ पुट करेंगे 16, और टाइम कितना लगा है 4। जब इसको हम माइनस करते हैं तो ये आता है -14/4, यानी कि -3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिफरेंस दिख रहा है, क्वांटिटी एग्जैक्टली सेम है। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी सेम रहेगा, लेकिन हम समझाने के लिए दोनों क्वांटिटी को एकदम एग्जैक्टली सेम रखें कि हमें समझ में आए कि किस कंडीशन में हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव होता है। एक्चुअल में ये भी, इसके पास भी क्या है, डायरेक्शन है, तभी तो पॉजिटिव और निगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव हो रहा है, मेरा एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है, यानी कि ऐसे कंडीशन में अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का बढ़ रहा होता है, तो वैसे कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होता है,
पॉजिटिव होता है, यानी कि एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा। जो वेलोसिटी का, यानी कि उस इंस्टेंट में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही अगर डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहलाएगा, और साथ ही साथ अगर उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि इसका ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है, ठीक है। जब ऐसा कंडीशन होगा तो उसमें क्या होगा, हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। कभी भी अगर वेलोसिटी किसी चीज़ का बढ़ते जा रहा है तो हम उससे क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पहले कितना था, 16 था, घटते 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 कितना पहुंच गया, 2 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गया। यानी कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर वेलोसिटी घटेगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, यानी कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होता है तो उसका वेलोसिटी हमेशा घटता रहता है और घटते 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 जीरो हो जाएगा, और फिर जीरो होने के बाद फाइनली उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर वापस से एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही उसका वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यही है एक्सेलरेशन जो है, पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है, हमें बहुत गौर से देखना पड़ेगा। ये कई जगह क्या होता है कि हमें बता भी देता है क्वेश्चन की आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है या फिर कहीं गलती हुआ है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि एक गन से बुलेट को फायर किया गया, ठीक है, गन से बुलेट को फायर किया गया और किसी मिट्टी के दीवार में वो जाकर पेनिट्रेट करता है। जब पेनिट्रेट करेगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि उसमें दीवार में टकराने से पहले उसका वेलोसिटी तो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और वो पेनिट्रेट करने के बाद वो उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में अगर एक्सेलरेशन की बात किया जाए तो एक्सेलरेशन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा था और फाइनल वेलोसिटी जीरो है, यानी कि वेलोसिटी हमारा घटा है। जब वेलोसिटी घटा है तो हमेशा एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव ही आना चाहिए, ठीक है, तब जाके हो सकता है, तब वहाँ से हम समझ सकते हैं कि किस कंडीशन में सही है। यानी कि यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि एक्सेलरेशन के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड तो है ही, तो उस हिसाब से ये क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सारा इसके साथ एग्जांपल है और भी हम लोग देखते हैं। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें हम देखते हैं सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 9th क्लास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़े होंगे, जिसे हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हम ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ दे रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा ही होता है, ठीक है, ज़्यादा होने, यानी कि इसको हम मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकें, ठीक है। जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे वैसे इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा होता है। ये तो प्रैक्टिकल है, हम जान रहे हैं सब कुछ। तो इसका वेलोसिटी घट रहा होता है। क्यों घट रहा होता है कि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर, नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी हमेशा नीचे की तरफ होता है। जी का वैल्यू तो हमेशा नीचे की तरफ हो जाए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है, इसी जी को हम यहाँ ए लिख देते हैं, यानी कि ए का डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ है, तो इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे वेलोसिटी घटता है कि नहीं घटता है, ठीक है, सबको मालूम है। अगर हम ऊपर की तरफ बॉल फेंकते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाता है घटते, यानी कि कितना होगा, 20 से घट के 18, 16, 14, 12, 10 ऐसे घटते घटते एक समय पे यहाँ पर आकर वो जीरो हो जाता है। तो ये जीरो क्यों होता है, अगर इसका वेलोसिटी नहीं घटता तो क्या कभी ये जीरो होना पॉसिबल था, हो ही नहीं पाता, ठीक है। तो ये जीरो, यानी कि जीरो इसलिए होता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि अगर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में देखें तो एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है। अगर हम एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में देखें तो वेलोसिटी निगेटिव है। दोनों में से किसी एक को निगेटिव, किसी एक को पॉजिटिव लिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जब यहाँ पहुँचता है, ठीक है, अभी भी फोर्स लगा ही रही होती है ग्रेविटी, ठीक है, जब ये वापस से जब ये नीचे की तरफ गिरता है तो अपने आप इसमें क्या होने लगता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है। जब ऊपर से नीचे की तरफ, अगर मान लीजिए छत पर से अगर किसी बॉल को हम ड्रॉप करते हैं तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता चला जाता है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, तब वेलोसिटी हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है।
लेकिन अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वेलोसिटी हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आ गया कि कब वेलोसिटी हमारा इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करेगा। कहीं कहीं जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन माइनस में होता है तो उसे रिटार्डेशन भी लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में रिटार्डेशन की कोई जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन कहता है चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज में वो घटे या फिर बढ़े, दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन डिफाइन करता है उसको। तो उसके लिए हम लोग रिटार्डेशन एक नए टर्म की जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन से ही पूरे डिफाइन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि एक्सेलरेशन हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में समझ गए। अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। थोड़ा बहुत जो भी हम लोग 9th में पढ़े हैं उसके हिसाब से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी कि हमेशा 9.8 रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, हमेशा 9.8 रहने का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर 9.8 है, चलिए 9.8 को छोड़ते हैं, हम लोग 10 लेके समझते हैं। ठीक है, नियरली 10, किसी किसी क्वेश्चन में 10 भी मान के बनाया जाता है। तो 10 है उसका हमेशा एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी बॉल को हम ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें हम इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिए ही नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं दिए हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है वहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम यहाँ लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस हम आगे, तो जब यहाँ से हम इसको ड्रॉप करते हैं, जब ड्रॉप करेंगे तो धीरे धीरे यानी कि एक्सेलरेशन जो है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसका शुरू में जितना भी वेलोसिटी होगा अगले सेकेंड में वो 10 मीटर बढ़ जाएगा, वो चाहे 0 हो या पहले से उसमें 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी पहले से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास पहले से जितना भी हो उसके अगले सेकेंड में 10 मीटर इंक्रीज कर जाएगा, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर उसको हम छोड़ते हैं तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। ठीक है, जब हम छोड़ेंगे तो उसके अगले सेकंड में यानी कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना पहुंच जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड पहुंच जाएगा। ठीक है, ये क्या है, t इक्वल टू 0 पे है। जब हम इसको ड्रॉप करें तो उस वक्त t इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक होते होते में उसका कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन 1 सेकेंड पूरा होने से पहले इसके पास 10 मीटर पर सेकेंड नहीं था। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन बता रहा है वो क्या है, एक्चुअल में एवरेज एक्सेलरेशन है। और एवरेज एक्सेलरेशन कितने देर के लिए है, वो 1 सेकेंड के लिए है। एक्चुअली में ये भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, जब यहाँ से हम छोड़ते हैं तो क्या जो ही 0 से मतलब अगले यानी 1 सेकेंड से पहले जो ही 0 से आगे बढ़ता है तो क्या डायरेक्टली 10 मीटर पर सेकेंड ही हो जाता है उसका वेलोसिटी, नहीं, धीरे धीरे बढ़ता है। यानी कि ये 0 से बढ़ के 1 होगा, 1.5 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, ऐसे कंटिन्यूसली बढ़ता है। ऐसा नहीं कि 2.5 के बाद फिर 3 हो जाए, वो कंटिन्यूसली उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता रहता है। एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लास्ट में उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर उसके अगले सेकेंड में उसका वेलोसिटी यानी कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का यही मतलब है, बस वो ये जानता है कि अभी जितना भी वेलोसिटी है, इस वक्त जितना भी वेलोसिटी है, इसके अगले सेकेंड वो कितना बढ़ जाएगा, 10 मीटर। यानी कि अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है तब, ठीक है, तब ऐसा नहीं कि अगर 2 मीटर भी है तब फिर भी हर बार 10 बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। केवल हम जी का हम एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में क्या होगा, इसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही 40 हो जाएगा, 40, 60, 80, सॉरी 10 इंक्रीज कर रहा है ना, तो 40 बाद 50, 60, 70। ठीक है, ऐसे हर बार क्या हो रहा है, वेलोसिटी इसका 10 से 0 से 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, ऐसे हर बार 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। और ये क्या कहलाएगा, इसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि हर एक सेकेंड में उतना ही वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है। ठीक है, यानी कि पहले सेकंड में भी 10 मीटर के वेलोसिटी का ही चेंज आया था। अगर इसमें और इसमें देखें तो कितने का डिफरेंस आया, 10 मीटर का। और यहाँ और यहाँ के बीच में हम देखें तो कितने का वेलोसिटी में चेंज आया, 10 मीटर पर सेकंड का ही। यानी कि हर सेकंड में हमारा कितना हो रहा है, वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड चेंज कर जा रहा है, यानी कि इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है,
तो इसे हम लोग कहते हैं हर सेकंड में अगर बराबर वेलोसिटी इंक्रीज करे तो इसे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन अगर इसी जगह पर क्या होता कि पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया वेलोसिटी में, ठीक है। लेकिन उसके अगले सेकंड क्या होगा, यानी कि एक सेकंड से दूसरे सेकंड तक पहुंचते पहुंचते इसका 20 ना हो के कितना हो जाता, अगर 30 हो जाता, ठीक है। तो यानी कि इतने दूर का वेलोसिटी, चलिए इसको हम मिटा के हम बनाते हैं। ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोग एक्सेलरेशन समझ गए, ठीक है। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन देखते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच में चेंज हुआ कितने का 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ से यहाँ तक दूसरे सेकंड में 20 ना हो के कितना हो गया, 30 हो गया, 30 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। अगर उसके अगले सेकंड में हम मानते हैं तो ये हो गया कितना, 60 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यानी कि इतने दूर का अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन यानी कि इस दौरान जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है 30, u कितना है 10, टाइम कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, जबकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। फिर अगर यहाँ से अगर यहाँ का हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि यहाँ से आने में कितना, यानी कि 30 से 60 होने में 1 सेकेंड का समय लिया है, तो इसलिए टाइम हम 1 रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 30/1 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है। तो क्या ये एक्सेलरेशन इतने दूर में कितना है 10 का है, यहाँ पर कितना है 20 का है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितने का है 30 का है। तो एक्सेलरेशन हर वक्त चेंज कर रहा है, हो सके आगे कम हो जाए फिर बढ़ जाए, ठीक है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। और इससे पहले जो हम एग्जाम्पल दिए थे कि t इक्वल टू 0 सेकेंड में हमारा 0 है, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में हमारा कितना है 10 है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में 20, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में 30, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में 40। तो ऐसे में क्या हो रहा था, अगर इसमें हम एक्सेलरेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 10 माइनस 0 फाइनल, अगर इन दोनों के बीच का देखा जाए तो फाइनल ये कहलाएगा और इनिशियल ये कहलाएगा, ठीक है। और बाई टाइम कितना हुआ, सॉरी टाइम कितना हुआ 1 सेकेंड, तो यानी कि एक्सेलरेशन हमें मिल जा रहा है 10 का, ठीक है। यहाँ पर भी देखते हैं तो वैसे ही होगा, यानी कि यहाँ के लिए फाइनल 20 और इनिशियल 10, अगर इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1, टाइम भी यहाँ पर कितना हो रहा है उतना ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी करेंगे तो कितना आएगा 10 ही आएगा, यहाँ भी करते हैं तो एक्सेलरेशन हमारा 10 ही आता है। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा ही, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा ही, लेकिन वेलोसिटी हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ही चेंज कर रहा है। यहाँ पर 1 सेकेंड में 10 चेंज किया था, यहाँ पर उसी 1 सेकेंड में 20 चेंज किया है, और फिर उसी 1 सेकेंड में यहाँ पर 30 चेंज किया है। ये नहीं कि ये जो है हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन कहलाएगा और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं, ठीक। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन को लेके हमारा इसमें कोई एक वो नहीं रहेगा, न्यूमेरिकल्स नहीं रहेंगे, सारे के सारे जितने भी हमारे 3 लॉ हैं मोशन के सब जो है कांस्टेंट या फिर कहें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे ही एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। इफ अ बॉडी changes its velocity changes its velocity equally in equal interval of time, is known as uniform velocity, ठीक है। और वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होगा
कि जो उसका वेलोसिटी है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंज नहीं करता, हर बार अलग अलग चेंज करेगा। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, फिर अभी एक दो ग्राफ देखेंगे उसके बाद। अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, चल पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये है टाइम वर्सेस वेलोसिटी, टाइम वर्सेस वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कैसा, ये एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं, किसके? टाइम एक्सिस के। टाइम एक्सिस के अगर कोई एक ग्राफ पैरेलल है तो यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है? ठीक है, तो ये ग्राफ जो है अगर पैरेलल है यानी कि इसके वेलोसिटी में चेंज आ ही नहीं रहा है। अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है यानी कि इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है। अगर ये ग्राफ टाइम के हिसाब से नीचे की तरफ आता है यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज करता है। तो इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे तभी तो चेंज आएगा। ये जो ग्राफ है इसके हिसाब से ये मालूम चल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, चेंज कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, यानी कि ये जीरो एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर कुछ हम ऐसे बनाते हैं, ये टाइम वर्सेस वेलोसिटी का, ठीक है, स्ट्रेट लाइन देते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन देते हैं तब ये बताएगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा है। ठीक है, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज कर रहा है, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो जिसका जितना ही ज़्यादा स्लोप होगा वो उसका एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है। यहाँ पर इसको हम नेम देते हैं ए और यहाँ पर बी, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ए ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये लिख सकते हैं। यानी कि जिस ग्राफ का जितना ही ज़्यादा स्लोप उसका उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हमें इसी को वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हमें रिप्रेजेंट करना है वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? बस हम इस ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, टेढ़ा, यानी कि हम ये बस दिखा देंगे कि वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तो वेरिएबल ही कहलाएगा। तो उसके लिए हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। इसमें ये दिख रहा है कि यहाँ थोड़ा एक्सेलरेशन ज़्यादा हुआ है, फिर आगे धीरे धीरे कम हो गया है, फिर यहाँ जैसे से ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तो यानी कि कभी एक्सेलरेशन ज़्यादा यानी कि यहाँ का स्लोप कुछ और, ठीक है, यहाँ का स्लोप कुछ और बता रहा है, यहाँ से कुछ और हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और हम कर्व कर देते हैं, कुछ ऐसे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ कुछ स्लोप और हो जाएगा, यहाँ का कुछ स्लोप और होगा। ठीक है, तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन कहीं का कुछ और है, कहीं का कुछ और है, हर वक्त एक जैसा एक्सेलरेशन नहीं है। तो यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन और ये जीरो एक्सेलरेशन। अब देखते हैं हम लोग तीन इक्वेशन जो था मोशन का इक्वेशन है। सबसे पहला जो तो हम लोग एक्चुअल में डिराइव कर ही चुके हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहला जो हमारा ये है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो अब इसको हम लोग फॉर्मूले में कैसे देखते हैं? ये टाइम जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो इस u को हम इधर लाएंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन हमारे लिए क्या होगा? दूसरे इक्वेशन को डिराइव करते हैं। दूसरा है क्या, पहले उसको देख लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कैसे डिराइव करेंगे? ठीक है, यानी कि इसमें हमको ये दिख रहा है कि कुछ भी करके यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को डिस्टेंस के साथ और टाइम के साथ रिलेट करना, और उसमें एक्सेलरेशन भी हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं
कि एक फॉर्मूला है हम लोग देते थे, वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एस बाई टी, ठीक है। तो अगर हमें एस निकालना होगा तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू टी, ठीक है। तो एक्चुअली में इससे हम लोग नहीं देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी को हम निकाल के देखते हैं, ठीक है। एक तो फॉर्मूला हो ही गया, तो v इज इक्वल टू एस बाई टी होता है, यानी कि ये एवरेज वेलोसिटी है। ये एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला एस, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ठीक है। और एक और हमारा फॉर्मूला होता है, वो दूसरा है एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे कि u प्लस वी आर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, ये हमें बताता था एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन में इस v को हम पुट करेंगे। क्या करना है, यदि इस फॉर्मूले में कहीं v दिख रहा है, कहीं नहीं v दिख रहा है, ठीक है। और v का फॉर्मूला यहाँ क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वो क्या करेगा कि v को सब्स्टिट्यूट करके फिर से वापस से u ला देगा और a ला देगा, ठीक है, और t आ जाएगा, और एक्चुअल में v नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, u, ठीक है, प्लस v की जगह पर u माइनस ए टी, सॉरी u प्लस ए टी, यहाँ माइनस हो गया था गलती से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो डिवाइडेड बाई 2 हम कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम सेपरेटली इसको करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि u प्लस ए टी बाई 2। अब हम देखते हैं कि ये भी एवरेज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है और ये भी एवरेज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर सकते हैं और इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो इसका अभी हम वैल्यू इसको ये डिराइव करके निकाले, यानी कि ये भी जो होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम क्या, हम ऐसे लिख सकते हैं कि एस बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो जब ये t जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a, पहले से एक t है, मल्टीप्लाई होकर t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी करके रिलेशन लाना है, अगर हमें s को डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और इस एक्सेलरेशन से कितने टाइम तक चला है अगर ये दिया हुआ है तो हम बता सकते हैं कि उतने टाइम में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। ये दो हमारा हो गया। अब देखते हैं हम लोग थर्ड। थर्ड क्या है हमारा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें क्या हमको दिख रहा है कि टाइम नहीं आना चाहिए, यानी कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि टाइम के बदले हम कुछ और पुट कर देंगे इसमें। और v है, u है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट, और टाइम से ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ठीक, s इज इक्वल टू, इससे हमने निकालते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और एक हम एवरेज वेलोसिटी क्या हम लोग फॉर्मूला देखेंगे थे कि v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इनटू टी। अब t हमको चाहिए नहीं और सारा रिलेशन हमारा v, u और a के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है। तो यहाँ से हम t को ले लेंगे, अगर t हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। तो यहाँ से हमें t मिल जाएगा, तो उसके जगह पर यहाँ हम t पुट कर देंगे, तो v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, ठीक है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए, जो कि s के बराबर है, ठीक है। ये 2a आके इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है।
ये हमारा आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये टाइम से इंडिपेंडेंट है। इस फॉर्मूला को कब यूज़ करेंगे कि इसमें 3 वेरिएबल है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। ये चारों चीज़ में से अगर 3 दिया हुआ है और एक हमें फाइंड करना है तब ये फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाला यानी कि अगर इस कंडीशन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है तो टाइम की जरूरत नहीं है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए और एक्सेलरेशन होना चाहिए। और पिछला जो था हमारा उसमें केवल इनिशियल वेलोसिटी, वो फाइनल वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट था, ठीक है। उसमें टाइम था, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और इनिशियल। तो सारे फॉर्मूले क्या है, मोशन से ही रिलेटेड है सब, और अलग अलग कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। किस कंडीशन में हमें क्या गिवन है उसके हिसाब से फॉर्मूला सारा अवेलेबल है। यानी कि हम 3 फॉर्मूला कौन कौन सा पढ़े, पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा आया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड हमारा हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तीनों का अपना अपना काम है, अलग अलग जगह पर हम लोग यूज़ करके इसे फॉर्मूले को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग ये तीनों फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। और अगला वीडियो हमारा उसी पे न्यूमेरिकल्स पे रहेगा और कुछ ग्राफ से भी क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है सारा क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला, ठीक है। और अगले वीडियोस में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ जेईई मेंस से भी रिलेटेड होगा और कुछ बोर्ड से भी रिलेटेड होगा, ठीक है।